हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों का पॉलिटी का तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोगों ने अधिनियम पढ़े हैं, ठीक, जो कि 1773 से 1947 तक थे। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आज पॉलिटी का आपका तीसरा लेक्चर है। हालांकि कुछ दिन क्लास डिले रही है, थोड़ा आवश्यक कार्य की वजह से क्लास रुकी है। कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग आ गए हैं तो कंटिन्यू कर लेंगे साथ में चल के, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई है, अभी तक 2 लेक्चर हुए हैं, उसमें मैंने आपको अधिनियम बताए हैं, ठीक, जो कानून ब्रिटेन से बनकर आए भारत, ठीक, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। आगे मैंने आपको बताया कि शासन 2 प्रकार का था, ये तो मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में कि एक कंपनी का शासन था और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। तो मैं बता चुका हूँ आपको कंपनी का शासन कब से कब तक रहता है भारत में। कंपनी का शासन भारत में 1773 से 1858 तक रहता है, ठीक है। ये मैं लिखवा चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में। और 1858 से 1947 तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन रहता है। ये कंपनी का शासन है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट का शासन है, ठीक। तो मैंने बताया था। तो आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने उस दिन भारत शासन अधिनियम 1909 तक पढ़ा था। मार्ले मिंटो सुधार हमने पढ़ा कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई, ठीक है। तो उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक। इसमें आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए, ये भारत शासन अधिनियम 1919 में बन के आता है। ये लागू कब होता है, तो पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, ये 1921 में लागू हुआ, ठीक है। ये कब लागू होता है, 1921 में लागू हुआ, ठीक भैया। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे लिख लीजिएगा आप लोग, केंद्र में द्विसदनवाद, केंद्र में द्विसदनवाद, द्विसदनवाद, केंद्र में द्विसदनवाद प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया, ठीक है, किया गया। द्विसदनवाद का मतलब आप लोग जानते हैं कि 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक तो जैसे अभी हमारे वहाँ केंद्र सरकार में देखिए हम लोग तो 2 सदन हैं। कौन कौन से सदन हैं? एक तो लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे ही जो भारत शासन अधिनियम 1919 बन के आया था, उसमें केंद्र में द्विसदनवाद प्रारंभ कर दिया गया, ठीक भैया। इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग साथ साथ में। आगे लिखिए, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, लागू किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब है जो प्रांतीय विषय थे वो 2 भागों में बांट दिए गए, ठीक। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से विषय में? आरक्षित और हस्तांतरित। कौन कौन से? हस्तांतरित। अब आप लोग देखिएगा, आरक्षित विषय, जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल के अधीन आते थे, यानी कि उनका प्रमुख कौन था? गवर्नर जनरल। आरक्षित विषयों का प्रमुख कौन था? तो लिखना चाहो तो लिख लेना, गवर्नर जनरल, ठीक है। आरक्षित विषयों का प्रमुख कौन था? गवर्नर जनरल इनका प्रमुख था। और हस्तांतरित विषयों का प्रमुख कौन था? ये था मंत्री परिषद, ठीक भैया। ये कौन था? मंत्री परिषद थी। अब मंत्री परिषद में कौन होगा? मंत्री परिषद में भारतीय होते थे, ठीक है। तो देखो, हम लोग पहले इतना डिबेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे लिखेंगे। ये भारत शासन अधिनियम 1919
में आता है। इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस समय मांटेग्यू वायसराय होता है और चेम्सफोर्ड सचिव होता है। ये 1921 में लागू हुआ, आया बन के 1919 में था, लागू 21 में होता है। केंद्र में द्विसदनवाद प्रारंभ किया गया। केंद्र जो था वहाँ द्विसदनवाद बन गया, एक लोकसभा बन गई, एक राज्यसभा के टाइप से बना दिया गया, ठीक है। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है, प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया जाता है। दो विषयों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित में, प्रांतीय जो विषय थे हमारे, विषय मतलब बोले तो जैसे कानून, एक प्रकार से नियम, जो भी कार्य हैं, कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। अब कौन कौन से कार्य, भाई राजस्व भी इकट्ठा करना, और भी जो पैसे वाले कार्य हैं, सेना को वेतन देना, सेना का संचालन करना, ये कार्य हो गए। गांवों का विकास करवाना, लोक नियोजन के कार्य करवाना, ऐसे कार्य। तो इन कार्यों को क्या हुआ, दो भागों में बांट दिया गया। आरक्षित विषय, आरक्षित विषय में भैया एक बात समझ लीजिएगा आप लोग, आरक्षित विषय में कई चीजें रखी गई थी। राजस्व था, सेना थी, ठीक है, और पुलिस थी, आदि चीजें जो है इसमें रखी गई थी। हस्तांतरित विषयों में भैया क्या रखा गया था, हस्तांतरित विषय में विकास के कार्य, ठीक है, क्या रखा गया था, विकास के कार्य रखे गए थे। अभी विकास के कार्य में मतलब स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, सड़कें बनवाना, लोगों का उस पर ध्यान देना कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का, जैसे अभी नहीं होता हमारे वहाँ, देखिए आप विकास करवाना कहेंगे शहरों में, अब सफाई का ध्यान देना है, स्कूल बनवाने हैं, कॉलेज बनवाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्य ये सब किसके अधीन थे, ये सब हस्तांतरित सब्जेक्ट में आता था। तो इसका संचालन कौन करता था, मंत्री परिषद करती थी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अंग्रेजों की नीति समझिएगा, कैसे अंग्रेज हमारे वहाँ डिवाइड एंड रूल करते थे। मैं आपको बताऊंगा, आप अभी समझ जाएंगे जस्ट कैसे डिवाइड एंड रूल की नीति चलाते थे। फूट डालो और राज करो। देखो अब ये जो हमारे हैं मंत्री परिषद में भैया कौन होगा, मंत्री परिषद में भारत के मंत्री होते थे। अब जो भारत के मंत्री हैं, भारत के मंत्री तो भारतीय ही होंगे, और हमारे जो भारतीय बंधु थे उस समय, वो लोग जाते थे कहाँ, लोगों के बीच में, गाँव में जाते थे और वादा करके आए, स्कूल बनवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, ये रास्ता खराब है इसको ठीक करवा देंगे, ऐसे बड़े बड़े वादे करके आते। और जब आते थे, अब इन सब कार्यों को करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा भैया कहाँ पर है, राजस्व कहाँ पर है, आरक्षित विषय में है, और इसका प्रमुख कौन है, गवर्नर जनरल है। अब जब इन्होंने विकास कार्य करवाने के लिए पैसा मांगा और गवर्नर जनरल ने कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, अब क्या होता है, तो ये विकास कार्य नहीं करवा पाएंगे। भाई जब पैसा नहीं तो विकास कार्य कहाँ करवा पाएंगे, जब विकास कार्य नहीं कर पाएंगे तो फिर अगली बार जब ये गांव में जाएंगे तो फिर इनको गालियां खानी पड़ेंगी गांव में, कहेंगे अरे ये तो वही हैं, पहले वादा कर गए थे, अभी आए नहीं, बोले अपने ही दुश्मन हैं, बोले ये भी भारतीय, हम भी भारतीय, ये भारतीय नहीं हमारा विकास करवा रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो भारतीय आपस में लड़ जाएंगे, ठीक है, और अंग्रेज आराम से शासन करेंगे, क्योंकि गांव की जनता को क्या पता है कि पैसा किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास। वो लोग तो कहेंगे मंत्री ये हैं तो काम ये करवाएं। बात समझ में आ रही भैया। तो ऐसे डिवाइड एंड रूल की नीति चलाते थे ये लोग। तो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया और इनको जो है दो भागों में बांट दिया गया, ठीक, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आप लोग अगला पॉइंट लिख लीजिए। इसको नोट कर लिया होगा आशा करते हैं आप लोगों ने, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए भैया। पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। पहली बार महिलाओं को क्या किया गया, सीमित मात्रा में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक भैया, प्रदान किया गया, ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदू
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है भैया, इसको नोट करिए आप लोग, इसको नोट करते चलिए, साथ साथ में इसको नोट कर लीजिए जरा। नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे लिखते हैं हम लोग। अब देखो भैया, इनका मतलब देखो, यहाँ पर महिलाओं के लिए सीमित मात्रा में मतदान का अधिकार दे दिया गया था। ठीक। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि जो भारत शासन अधिनियम 1909 था, मार्ले मिंटो सुधार, उसमें केवल मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी। इसमें क्या हुआ है, इन सबको दे दी गई है। अब मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ था। पहले मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, बाद में लोग मांग करने लगे कि हमारा अलग, मतलब हमको अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। उसी का परिणाम था कि 1947 में देश 2 भागों में बट गया। ठीक है। वहीं पर अंग्रेजों ने इस अधिनियम के द्वारा यही करना चाहा है कि हिंदू को उसका अलग निर्वाचन दे दो, मुस्लिम को तो अलग ही है उसका, सिख को भी कह दो कि तुम भैया अपना अलग करो, और ईसाइयों से कह दो कि भैया तुम अपना अलग करो। ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा कि सबको जब पृथक निर्वाचन दे देंगे तो आज ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और कल के लिए कहेंगे कि अब हमें हमारा अलग मुल्क दे दो। हिंदू कहेंगे कि हमारा हिंदुओं वाला क्षेत्र अलग कर दो, मुस्लिम कहेंगे हमारा मुस्लिमों वाला क्षेत्र अलग कर दो, सिख कहेंगे हमारा सिखों वाला क्षेत्र अलग कर दो, और ईसाई कहेंगे कि हमको हमारा ईसाइयों वाला क्षेत्र अलग कर दो। इस प्रकार भारत के एक नहीं कई 100 टुकड़े हो जाते। ठीक है। ये उनकी मंशा थी कि इनको आपस में बांट देंगे और हम आराम से राज करते रहेंगे, क्योंकि पृथक निर्वाचन दे देंगे तो ये सब अपना अपना सोचेंगे, कोई किसी का नहीं सोचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। जाति और धर्म के आधार पर इन लोगों ने भारतवासियों को बांटने का प्रयास किया है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग उस समय बट गए थे, और आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही चल रही है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं सभी लोग, लेकिन स्थितियाँ आज भी मुझे लग रहा कुछ वैसी ही बनी हुई हैं, तो उसको छोड़ो। ये देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान कर दी गई। ये तो आपका हो गया भैया भारत शासन अधिनियम 1919। ऐसा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पहले आप समझ लीजिए कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब प्रदान की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919। और अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर पृथक निर्वाचन कब दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1909 में दिया गया। ये मैंने इससे पहले आपको बताया था। वो पॉइंट तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद ही रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए भारत शासन अधिनियम 1935। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए भारत शासन अधिनियम 1935। हेडिंग डाल लीजिए भैया भारत शासन अधिनियम 1935। ये अमेंडमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, ये अमेंडमेंट
बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद और गोलमेज सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। ठीक है भैया, एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इसको। इसमें आप लोग लिख लीजिए, एक अखिल भारतीय संघ, एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया, बनाने का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है भैया, एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया, लिख लिया इसको। अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, केंद्र में लिख लीजिए, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्र में भी प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, लागू किया गया। ठीक है भैया, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। कहा गया कि पूरा एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। अखिल भारतीय संघ का मतलब है कि भैया जितने भी छोटी छोटी रियासतें थी वगैरह थी, रियासतें वगैरह थी, इनको कहा गया कि आपस में विलय कर कर एक बहुत बड़ा संघ बना दिया जाए। जैसे अभी नहीं है, भारत पूरा एक क्या है, संघ है, तो ऐसे ही कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। इस भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया। और प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ था, मैंने अभी बताया इससे पहले 1919 वाले में, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके क्या किया गया, केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया जाता है। ठीक भैया, आगे लिखिएगा आप लोग। आगे लिखिए आप लोग, लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, संघ लोक सेवा आयोग मतलब भैया अभी जो यूपीएससी है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस वगैरह की परीक्षा करवाता है। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा भैया, आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थापना की गई। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, पिछली बार पेट में भी पूछा गया था, यूपीपी में भी पूछा गया था, लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है भैया। तो आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। ठीक भैया, आगे लिखिएगा, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक भैया, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग जरा सा इस पर डिबेट कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम मैंने आपको भी बताया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद गोलमेज सम्मेलन होता है
और उस गोलमेज सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र प्रकाशित होता है। उस श्वेत पत्र के द्वारा ही भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण किया गया। और इसमें मुख्य बातें क्या थी? मुख्य बातें ये थी कि एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। कहा गया कि एक बहुत बड़ा एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। ठीक है। दूसरी बात भैया क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर, मैंने बताया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि प्रांतों में द्वैत शासन लगाया कब गया भैया? प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में लगाया गया। मैंने अभी बताया था कि मांटेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार है, भारत शासन अधिनियम 1919, उसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लगाया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ है भैया? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। अब आपको ये याद रखना है कि प्रांतों में द्वैत शासन लगाया किस अधिनियम के द्वारा गया है? 1919। समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? 1935। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया? तो केंद्र में भैया द्वैत शासन कब लागू किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। ये प्रश्न एक बार नहीं, ये प्रश्न कई बार पूछा है। इसलिए जो बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे प्रश्न हैं उनको हम समझते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे बढ़िया सा। प्रांतों में द्वैत शासन लगाया 1919 में गया भैया, समाप्त कब किया गया? 1935 में किया गया। केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया है? केंद्र में द्वैत शासन 1935 में लागू किया गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आरबीआई आपसे पूछ रहे कि किस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई है। दूसरी बात, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये आपका हो गया भारत शासन अधिनियम 1935। अंतिम, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे भैया हमारा अंतिम और लास्ट, ठीक है, अधिनियम कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1900, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, कौन सा है? हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आशा करता हूं आप लोगों को ये अधिनियम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1947 में तो आप सभी लोग जानते हैं क्या हुआ है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है, भारत दो हिस्सों में बट जाता है, भारत दो डोमिनियन में बट जाता है, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है, भारत दो डोमिनियन में बट जाता है। तो इसमें आप लोग लिखना चाहे तो यही पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है भैया, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत दो डोमेनियन, दो डोमेनियन, वो दो डोमिनियन कौन से हैं? लिख लीजिएगा, भारत पाकिस्तान। आगे लिखिए, में विभाजित हो गया, में विभाजित हो गया। ठीक है, हो गया। भारत दो डोमिनियन में विभाजित हो जाता है, भारत और पाकिस्तान। ठीक, तो इसमें हम लोगों को इतना ही समझना है बस। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि 1947 में क्या हुआ। भारत दो डोमिनियन में बट गया, भारत और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया। उसके बाद भारत सचिव का पद इसी अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके जो अधिनियम आए हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए। 1773 से शुरू करके मैंने आपको 1947 तक सारे अधिनियम 1 बाय 1 करके समझा दिए हैं। अब अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो आपसे बच के जाएगा नहीं किसी भी कीमत पर। बस ये हो सकता है कि थोड़ा प्रश्न को लेवल बढ़ाने के लिए उसको घुमा सकता है। ठीक है, बातें यही रहेंगी, बातें यही रहेंगी, लेकिन बस थोड़ा सा उसको घुमा सकता है। तो आप लोग कायदे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ताकि प्रश्न को किसी भी प्रकार से घुमाए आप
ना घूमे उसके साथ में। ठीक, तो ये तो अधिनियम हो गए। हम लोगों ने बात कर ली इसके बैकग्राउंड पर, ठीक है, संविधान के बैकग्राउंड पर। ये तो जो कानून बन के आए हैं, ठीक भैया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक भैया। तो अब संविधान का निर्माण करने के लिए, अब संविधान का निर्माण करना है, मान लीजिए किसी चीज को बनाना है तो लोगों की आवश्यकता होगी। ऐसे ही संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई, ठीक है, चुनाव हुआ, चुनाव के आधार पर संविधान बनाने के लिए लोग चुन के आए, गठित हुई एक सभा, ठीक है। तो उस सभा ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। उस सभा में बहुत से कार्य हुए, उस सभा में बहुत सी समितियां बनाई गई, 8 बड़ी समितियां और अन्य छोटी समितियां बनाई गई हैं। उन समितियों को अलग अलग कार्य दिए गए, ठीक है। इसमें से जो प्रारूप समिति होती है उसको संविधान बनाने का कार्य दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी होते हैं। तो ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है भैया। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक। तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने यहाँ तक अधिनियम तक पढ़ा है। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा। यहाँ से हम लोग बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, कंप्लीट, बढ़िया सा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, एक एक बात को समझते हुए चलना है। और जिस क्लास में जो चीज़ ना समझ में आए, आप लोग एनी डाउट के लिए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप लिख के भेज दीजिए कि जो समझ में ना आता हो, ठीक है भैया। बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो मेरा नंबर दिया होता है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा, हम लोग इस पर डिबेट करते हैं। हेडिंग डाली आप लोगों ने संविधान सभा। अब देखो भैया, किसके कहने पर संविधान का निर्माण किया गया था? तो हमारे वहाँ एक कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन? एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक भैया। हमारे वहाँ 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है और उसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 सदस्य होते हैं, ठीक। आप लोग लिख लीजिए, वरना कंफ्यूजन में हो जाएंगे। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर अनुशंसा के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। सभा का निर्माण किया गया। अब आप लोग देखिएगा भैया, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ठीक, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। आप उनके नाम लिख लीजिए 1 बाय 1 करके, ठीक है। कौन था? सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। एवी पे लिखिए, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। दूसरा सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस। और एक कौन था? ठीक है, और एक बताइए, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये 3 व्यक्ति थे, ठीक भैया। कौन कौन? एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है भैया। अब देखिए, थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड समझ लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। देखो, अंग्रेजों को ये लगता था कि भारत वाले ना तो शासन चला सकते हैं
और ना ही संविधान बना सकते। इसके लिए जब हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 को इनकार कर दिया तो फिर उन लोगों ने एक कैबिनेट मिशन हमारे वहाँ भेजा, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए और इन 3 व्यक्तियों ने कहा कि ठीक है, आप लोग अपना संविधान बनाइए, ऐसा संविधान बनाइए जो सबको मान्य हो। लेकिन हम लोग भी पीछे रहने वालों में से कहा, हमने कहा ठीक है, हम अपने लिए अपना संविधान बना लेंगे। तो किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर। आपसे ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा कि किस मिशन की अनुशंसा के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। और ये आया कब था कैबिनेट मिशन? लिख लीजिएगा, डेट लिख लीजिए, 1946 में आता है ये, ठीक भैया। दूसरी बात, इससे संविधान सभा का निर्माण किया गया। 3 सदस्य थे इसमें, A.V. अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। हम लोगों ने फिर संविधान बनाना शुरू कर दिया और हमने एक संविधान सभा गठित की, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो भैया, संविधान सभा में सदस्य कितने थे? ठीक, सदस्य टोटल कितने थे? 389 सदस्य थे, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से थे? आप लोग साथ में मेरे डायग्राम बनाते चलिएगा, ठीक भैया। इनमें से 292 सदस्य कहाँ से थे? लिख लीजिएगा भैया, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, ठीक। आगे लिख लीजिएगा भैया आप लोग 93 सदस्य, 93 सदस्य। ये कहां से थे भैया? ये थे देसी रियासतों से, इनके नीचे एक चीज भैया और लिख लीजिएगा, ये मनोनीत थे। ये क्या थे? मनोनीत थे। और ये जो 292 हैं, ये क्या थे? ये निर्वाचित थे। और भैया 4 सदस्य कहां से थे? 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से। कहां से थे? कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है भैया। ये संविधान सभा में 389 सदस्य थे। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, यानी कि उन प्रांतों से जो अंग्रेजों के अधीन थे, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, वहां से कितने? 292 सदस्य ये क्या थे भैया? निर्वाचित किए गए थे, ठीक। दूसरी बात, 93 सदस्य कहां से थे आए थे भैया? ये 93 सदस्य देसी रियासतों से आए थे। देसी रियासतों से ये मनोनीत होके आए थे, ये निर्वाचित नहीं हुए थे। क्योंकि इनको, जैसे मान लीजिए किसी रियासत का राजा है, उसने कह दिया ठीक है मैं ये अपने सदस्य भेज रहा हूँ, तो ये क्या थे भैया? मनोनीत थे। मनोनीत का मतलब होता है जो जनता द्वारा ना चुने जाए, किसी एक ही व्यक्ति द्वारा चुने जाए। जैसे अभी ये राष्ट्रपति कह दे तुमको कि जाओ तुम लोकसभा के सदस्य हो गए, तो इसको कहते हैं भैया मनोनीत, ठीक है। और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे, ये भी क्या थे? निर्वाचित थे, ठीक। तो संविधान सभा में इतने टोटल सदस्य थे, ठीक भैया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी की क्लास जो है कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नमस्ते, ठीक है।